आज हम लोग सॉलिड स्टेट में क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल का क्या पैरामीटर है, कौन बराबर होता है, कौन बराबर नहीं होता। तो पहले साइड लेंथ की बात करते हैं, जिसको हम लोग एज लेंथ भी कहते हैं। तो ये जो एज लेंथ होता है क्यूबिक यूनिट सेल का, वो तीनों ही बराबर होता है। ये जो एज हुआ, ये जो एज हुआ और ये जो ऊपर में जो एज जा रहा है, तीनों ही बराबर होगा। इसका मतलब क्या, ये अगर मैं कह दूँ कि ए है तो पीछे वाला भी एज लेंथ ए होगा और इसका भी लेंथ जो है वो ए के बराबर होगा। और ये जो इंटरफेशियल एंगल है, जो कि एजेज के बीच का जो एंगल है, वो भी तीनों बराबर होता है और तीनों ही एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या मतलब, अगर ऊपर वाला एज की बात करें और इधर जो एज गया उसकी बात करें तो ये 90 डिग्री है। ये जो परपेंडिकुलर एज ऊपर गया और पीछे जो एज गया, इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। और इसी प्लेन में जो दो एज है, इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री एंगल है। मतलब जितने भी एंगल होते हैं, अल्फा बीटा गामा, सब 90 डिग्री के बराबर होता है। अब जरा कॉर्नर की बात कर लेते हैं। ये कॉर्नर क्या होता है भाई, किसी भी क्यूब के कॉर्नर की बात करते हैं तो 4 कॉर्नर ऊपर में, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर और 4 कॉर्नर नीचे में, 1 2 3 4। तो 4 और 4 कॉर्नर मिल करके इस क्यूब में कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर। मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। ये फेस क्या होता है, जैसे इस कमरे की बात करते हैं, कितना फेस है भाई, सामने वाला फेस है, ये वाला फेस है, ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला फेस है, बाएं वाला फेस है, दाएं वाला फेस है। काउंट करोगे तो 6 फेस होगा। मतलब अगर इस क्यूब की बात करें, कौन कौन फेस हो गया, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, आगे वाला, पीछे वाला। तो नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं क्यूबिक सेल में, वो 6 के बराबर होता है। अब नंबर ऑफ एजेस की बात करते हैं कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एजेस होते हैं भाई, कितना किनारा होता है। तो किनारा को हम काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 एज नीचे हो गया, 1 2 3 4, 4 एज ऊपर हो गया, 4 4 कितने हो गए, 8। और 4 एज और है साइड में, 1 2 3 4। तो 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 साइड में, टोटल जो एजेस हो गए 12 के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एजेस क्यूबिक यूनिट सेल में 12 के बराबर होता है। अब बात करते हैं डायगोनल। ये डायगोनल कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं। ये बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई, तो अगर मैं कोई एक कॉर्नर ये सिलेक्ट कर लूँ और डायगोनली अपोजिट इस कॉर्नर तक जाऊँ और दोनों को कनेक्ट कर दूँ इस तरह से, तो उसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। तो 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से 8 कॉर्नर है, तो टोटल बॉडी डायगोनल की जो संख्या होगी वो कितना होगी, वो हम सोच के बता सकते हैं। कितना होगा भाई, 4। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल क्यूबिक यूनिट सेल में 4 के बराबर होता है। क्यूबिक यूनिट सेल का जो सबसे पहला जो टाइप है, उसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से ही पुकारते हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पर एटम होता है भाई, तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। मतलब अगर मैं कह दूँ कि ये क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें कहाँ पर एटम होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर। तो ऊपर वाला 4 कॉर्नर पर एटम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, टोटल मिला करके 8 एटम इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। अब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात जब करते हैं, तो कौन सा एटम किसको टच करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन एटम किसको टच कर रहा है। और ये जो रेडियस है एटम का और ये जो एज लेंथ, अगर आप कह दें कि एज लेंथ इसका ए है, तो रेडियस और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो हमने क्या किया कि इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक फेस को उठा करके यहाँ पर रख दिया। मान लो कि ये सामने वाला फेस यहाँ पर हमने उठा कर रख दिया। अब इस फेस पर 4 कॉर्नर है भाई, 1 2 3 4। अब ये कॉर्नर वाला जो एटम होता है एक दूसरे को टच करता है। कॉर्नर पर, एक एज के कॉर्नर पर जो 2 एटम रखे हुए हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। एक दूसरे को टच करता मतलब क्या, उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो एक दूसरे को टच करेगा। अगर हमने कह दिया कि जो रेडियस है इस एटम का कैपिटल आर के बराबर है, तो ये भी आर होगा। सारे जितने भी एटम यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ही तरह का है, मतलब सबका जो रेडियस है वो आर के बराबर ही है। और एज लेंथ ये एज लेंथ ए के बराबर है। तो अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ये जो एज लेंथ ए है उसको हम लिख सकते हैं 2r के बराबर। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पर होता है और कॉर्नर वाला जो एटम एक एज पर है एक दूसरे को टच करता है। और जो रिलेशनशिप आया उसको एकदम परफेक्टली याद कर लेना है। और वो रिलेशनशिप क्या है, एज लेंथ इट इज इक्वल टू 2r। अगला जो क्यूबिक यूनिट सेल का जो प्रकार है, जो टाइप है, उसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी का मतलब क्या हुआ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये कैसा यूनिट सेल है भाई,
तो कहता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम रहते हैं सारे ही कॉर्नर के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होता है। मतलब एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, 4 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट ऊपर वाला पर, और 4 जो नीचे कॉर्नर है उसके सेंटर पर एटम प्रेजेंट होगा। मतलब 1 2 3 4, तो 4 कॉर्नर नीचे और 4 कॉर्नर ऊपर मिल करके टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पर जो प्रेजेंट है वो 8 एटम हो गया। अब कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉर्नर के सेंटर पर, मतलब एटम का जो सेंटर होगा और कॉर्नर का जो सेंटर होगा कोइंसाइड करेगा। तो 4 और 4 8 एटम इसके कॉर्नर प्रेजेंट है, और एक एटम जो होता है बीसीसी में एकदम बिल्कुल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। मतलब जो यूनिट सेल है उसके बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी का सेंटर कहाँ पर होगा भाई? ये एकदम बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। अब ये बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है कॉर्नर वाला एटम को टच करता है, यानी ये वाला एटम कितने एटम को टच करेगा? तो जितने भी कॉर्नर के एटम्स हैं सारे सिमेट्रिकल है, तो ये वाला एटम 8 एटम को टच करेगा। तो रिलेशनशिप जो होगा एटम का जो रेडियस है और ये जो एज लेंथ ए है उसके बीच क्या होगा भाई? तो हम सोच सकते हैं कि ये वाला जो एटम है बिल्कुल बॉडी के सेंटर वाला, और ये जो कॉर्नर वाला एटम है और इधर वाला जो कॉर्नर वाला एटम है, तो बॉडी के सेंटर वाला इस कॉर्नर वाला एटम को भी टच कर रहा है, और डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर का एटम उसको भी टच कर रहा है। तो अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक हम लाइन खींचे तो इसको क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होगा, एज लेंथ ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा? लिख सकते हैं √3a के बराबर। लेकिन यहां से यहां तक अगर हम आर के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो क्या होगा भाई? ये जो कॉर्नर वाला एटम है उसका आर आएगा, और ये जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है इसका ये आर, और इसका ये आर, मतलब पूरा डायमीटर यानी 2r के बराबर आएगा। और ये फिर से डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर पर एटम है इसका भी आर लेंथ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4r = √3a। क्या सीखा भाई? इसमें कॉर्नर पर एटम होता है, कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं करता, बॉडी के सेंटर में एटम होता है, बॉडी के सेंटर वाला एटम जो होता है वो कॉर्नर वाले जितने भी एटम्स होते हैं सबको टच करता है, और कॉर्नर वाला चूंकि जो एटम है बॉडी के सेंटर वाला एटम को टच कर रहा है, तो एक रिलेशनशिप जो आया 4 = √3a, इसको हमें याद कर लेना है बीसीसी यूनिट सेल। तो अगला जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी का मतलब क्या हुआ? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कहाँ कहाँ एटम होता है भाई, और कौन एटम किसको टच करता है, और एज लेंथ और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अगर ये पता चल गया तो आप आंसर बढ़िया से दे सकते हैं। तो जरा ऑब्जर्व करो, अगर हमने कह दिया कि ये कि यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, और इसको कह रहे हैं कि एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ प्रेजेंट रहता है? पहला पॉइंट, एटम जो रहता है जितने भी कॉर्नर रहते हैं वहां पर तो प्रेजेंट होता ही होता है। मतलब क्या? जितने भी कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर होता है। तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 6 7 8, यानी 8 कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक एक एटम फेस के सेंटर पे ही प्रेजेंट होता है। जितने भी फेस है, कितने फेस हैं? 6 फेस है, तो 6 फेस पर जो एटम होगा बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होगा। क्या मतलब? ऊपर वाला फेस के सेंटर पर एटम होगा, नीचे वाला फेस के सेंटर पर एटम होगा, लेफ्ट वाला फेस के सेंटर पर एटम होगा, राइट वाला फेस के सेंटर पर एटम होगा, सामने वाला जो फेस है उसके सेंटर पर एटम होगा, और ये जो पीछे वाला फेस है उसके सेंटर पर भी एटम होगा। यानी कितने एटम हो गए? 8 कॉर्नर पर, और 6 फेस के सेंटर पर, 8 और 6 14 एटम्स इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। याद रहे, ये नंबर ऑफ एटम्स हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स नहीं कर रहे, बल्कि ये जो नंबर ऑफ एटम टोटल है इसको हम काउंट कर रहे हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हम आगे बढ़ाएंगे। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना होता है वो अलग स्टोरी है, उसकी बात हम अलग करेंगे। अभी सिर्फ हम एटम को रख रहे हैं, कौन सा एटम कहाँ पर प्रेजेंट है और कौन सा एटम किसको टच करता है। तो ये जो फेस के सेंटर वाला एटम है, सपोज करो एक फेस हमने ले लिया, किसी एक फेस को, ये सामने वाला जो फेस था उसको उठा करके हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और उस फेस के 4 एटम के ऑब्जर्व करो, जो 4 एटम तुम्हारे पास जो कॉर्नर के हैं। कहता है कि ये जो फेस के सेंटर वाला जो एटम होता है, मान लिया कि ये फेस के सेंटर वाला ये एटम है, कहता है कि फेस के सेंटर वाला जो भी कॉर्नर वाला एटम होगा उसको टच करेगा उस फेस पर। तो इस फेस के कॉर्नर पर ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, इधर वाला भी एटम है, और इधर वाला भी एटम है। मतलब फेस के सेंटर वाला एटम उस फेस के चारों कॉर्नर पर जो एटम है उसको टच करेगा, लेकिन कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो यहां से रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अगर मैं कह दूं कि एज लेंथ ए है,
तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अटैच कर दो भाई, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर अटैच करेंगे तो ये फेस डायगोनल हुआ। यानी फेस डायगोनल का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, √2a। √2a इज नथिंग बट फेस डायगोनल। सो दिस इज फेस डायगोनल। अगर हम रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करें एटम का तो वो कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये r आया। ये बीच का जो फेस के सेंटर वाला इसका एटम है, ये डिस्टेंस 2r हो गया, ये r और ये भी r। तो कह सकते हैं √2a इज इक्वल टू 4r। क्या याद रखना है, FCC जिसको कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, उसमें एटम जो होता है कॉर्नर पर होता है और फेस के सेंटर पर होता है। फेस के सेंटर वाला जो एटम होता है उसी फेस के कॉर्नर वाला एटम को टच करता है। और याद रखना है कि 4r इज इक्वल टू √2a यानी फेस डायगोनल के बराबर होता है। आज हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई एक एटम लैटिस पॉइंट पर रखा हुआ है तो क्या वह एटम 100% उसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है या उसका कुछ हिस्सा बाहर भी जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होता है वह लैटिस पॉइंट पर कोई एक एटम रखा है कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक हमने लैटिस पॉइंट लिया कॉर्नर वाला और कॉर्नर पर एक एटम हमने रख दिया। कॉर्नर पर ये जो एटम हम रेड कलर से रख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एटम है उसका सेंटर और इस क्यूब के कॉर्नर का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेगा। तो एक यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करेगा भाई, ज़रा वो देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने 4 ईंट लिया, बिल्कुल क्यूब के फॉर्म में 4 ईंट ले लो और चारों ईंट को बिल्कुल करीब रखो, बिल्कुल करीब। चारों ईंट को बिल्कुल इस तरह से चिपका करके हमने रख दिया और एक बॉल लिया और एक बॉल कुछ इस तरह से लिया हमने, इसी को एटम समझ लो। और इसको हमने बिल्कुल सेंटर में चारों जो क्यूब हैं, चारों जो ईंट है और उनका जो कॉमन कॉर्नर है 1 2 3 4, ये जो चारों है सबके लिए यह कॉमन कॉर्नर हो गया। और यहाँ पर अगर हम एक एटम रख दें और कुछ इस तरह से रखें कि इस एटम का इस बॉल का आधा हिस्सा इन चारों क्यूब में, इन चारों ईंट में चला जाए तो इस बॉल का कितना हिस्सा एक क्यूब में गया। ऑब्वियस सी बात है कि एक बॉल का 1/4 हिस्सा एक यूनिट सेल एक क्यूब में गया। इसी तरह से इसी जस्ट बॉल के ऊपर में जैसे 4 ईंट पीछे रखा था, 4 ईंट और ऊपर भी रख दो रेड कलर से, 4 ईंट और हमने ऊपर से एकदम बिल्कुल जस्ट सिमेट्रिकल इसके ऊपर से हमने रख दिया और इस बॉल को इंसर्ट कर दिया। चारों जो ईंट है सबके लिए जो कॉर्नर है, चारों जो क्यूब पीछे वाला, चारों जो क्यूब ऊपर वाला, सबका जो कॉमन कॉर्नर है उनके बिल्कुल सेंटर को कोइंसाइड करते हुए बॉल के सेंटर को हमने रख दिया। तो ये वाला जो ईंट है कितने, ये जो बॉल है कितने ईंट में घुस गया। ऑब्वियस सी बात है कि यह जो बॉल है वो 8 क्यूब या 8 ईंट में चला गया। तो एक ईंट में इस बॉल का कितना पार्ट गया, 1/8। क्या मतलब हुआ, एक बॉल, एक एटम जो कि यूनिट सेल के कॉर्नर पर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 1/8 पार्ट, अपने हिस्से का 1/8 पार्ट। दैट इज एटम एट द सेंटर ऑफ कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8 टू 1 यूनिट सेल। तो पहला बात। अब कोई एक एटम फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। सपोज करो कि यह यूनिट सेल है और इसके बिल्कुल फेस के सेंटर में एटम रखा हुआ है। मान लो कि यही एक कमरा है और इस कमरे का यह एक फेस है और यहाँ पर फेस पर इंसर्ट करके हमने फीफा फुटबॉल कप का जो बॉल था, फुटबॉल हमने यहाँ पर रख दिया। फुटबॉल एटम ही है। तो उस फुटबॉल को इस तरह से रखा कि उस फुटबॉल का आधा हिस्सा इस कमरे में और आधा हिस्सा इस कमरे के पीछे। तो इस कमरे में उस फुटबॉल का कितना हिस्सा आया, आधा हिस्सा आया। क्या मतलब, कोई एक फेस है और फेस का सेंटर है। सपोज करो यही फेस है इस क्यूब का और इसका यह सेंटर है। यहाँ पर कोई एक एटम रखा हुआ है तो इस एटम का आधा हिस्सा ही इस यूनिट सेल में जाएगा और आधा हिस्सा जो होगा इस यूनिट सेल के बाहर होगा। क्या मतलब, फेस के सेंटर वाला एटम, फेस के सेंटर वाला एटम कंट्रीब्यूट करता है 1/2 ऑफ
1 यूनिट सेल। तो दो चीज़ हम लोगों ने सीखा, कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूट करता है 1/8 पार्ट, फेस के सेंटर वाला करता है हाफ पार्ट। एक और एटम जो हम लोग समझ सकते हैं वह अगर बिल्कुल क्यूब के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में है, सपोज करो यही कमरा है और इसी कमरे में हमने एक फुटबॉल रखा हुआ है बिल्कुल कमरे के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, तो 100% वह फुटबॉल यहीं पर है, दूसरे कमरे में नहीं है, दूसरे कमरे को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यह जो यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल में भी एक एटम प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में। बॉडी के सेंटर का मतलब क्या, इस यूनिट सेल के बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं बॉडी का सेंटर। तो ये जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है 100% इसी को कंट्रीब्यूट करेगा और किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मतलब बॉडी के सेंटर में एक एटम है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका 100%, यानी कि एक एटम है तो 100% एक एटम उसी को कंट्रीब्यूट करेगा और उसका पार्ट बाहर नहीं जाएगा। तो क्या सीखा, कॉर्नर वाला एटम कंट्रीब्यूट करता है 1/8, फेस के सेंटर वाला कंट्रीब्यूट करता है आधा, हाफ, और जो एटम बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है कंट्रीब्यूट करता है 100%। मतलब वह जो एटम है 100% इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एक एटम है तो एक एटम हम उसका लेंगे। अगर एक एटम एज में है, एज का मतलब किनारा, एज के बिल्कुल सेंटर में है, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। सपोज करो कमरे के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, कमरे वाला का जो एज है ये मान लो कि एज है, जो किनारा है जो गया, और इसमें अगर हम एक फुटबॉल इंसर्ट करके बिल्कुल एज के सेंटर से कोइंसाइड करते हुए रख दें तो उस फुटबॉल का कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। पूरा कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में 90 डिग्री ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस एटम, उस फुटबॉल का 1/4 हिस्सा इस कमरे को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। क्या मतलब, अगर मैं कह दूँ ये एज है, मैंने बताया था कितने एज होते हैं, एक क्यूबिक यूनिट सेल में 12 एज होते हैं, और एक एज पर जो रखा हुआ एटम है यही मान लो ये एज है, और यहाँ पर हमने एटम रख दिया, तो वो जो एटम है एक यूनिट सेल को 1/4 ही कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा। क्या हम लोगों ने सीखा, कितने तरह के एटम हो गए। एक कॉर्नर वाला कितना करता है 1/8, एक फेस के सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, आधा, एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है 100% यानी 1, और एक एज के सेंटर वाला, एज के सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। तो जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स है वो जो हम लोगों ने पीछे में यूनिट सेल पढ़ा था 3 तरह का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एब्सिस यूनिट सेल, उसके लिए जेड का वैल्यू, जेड का मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हम कैसे कैलकुलेट करें। पहला लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया था कहाँ पर एटम होता है, सिर्फ और सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर ही एटम होता है और कहीं पर भी एटम नहीं होता। क्या मतलब, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पर एटम था तो 8 नंबर ऑफ एटम्स हो गया। लेकिन क्या 100% इसी को कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं। कितना कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर वाला एटम 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो हम क्या करेंगे 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, जिसको हम जेड कहेंगे, यह 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सिमिलरली बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा। कहाँ कहाँ एटम होता है भाई, बताया था कि कॉर्नर पर, जितने भी कॉर्नर पर होते हैं सब पर एटम है, सारे ही कॉर्नर पर एक एक एटम है। तो कॉर्नर वाला एटम है 8 और कंट्रीब्यूट करता है 1/8, तो इसका मतलब कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1 आ रहा है। और कहाँ एटम होता है, बीसीसी में बिल्कुल बॉडी के सेंटर में एटम होता है, और बॉडी के सेंटर वाला एटम 100% उसी को कंट्रीब्यूट करता है और किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्या मतलब, एक ही एटम है 100% कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1 और 1 मिल करके बीसीसी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का संख्या कितना हो गया, 2। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, तो कहाँ एटम है भाई, ये याद रखना पड़ेगा बढ़िया से। कॉर्नर पर तो एटम होते ही होते हैं, कॉर्नर 8 होता है, तो 8 कॉर्नर पर एटम है और कंट्रीब्यूशन आता है 1/8, यानी कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन एक एटम का आया,
लेकिन और कहाँ एटम होता है एफसीसी में? जितने भी फेसेस होते हैं उनके बिल्कुल सेंटर में एटम होता है। कितने फेस होता है? 6 फेस होता है। तो एटम हो गए 6, लेकिन क्या 100% कंट्रीब्यूट करता है फेस वाला? नहीं, अभी सिखाया था इसका कंट्रीब्यूशन फेस वाला का होता है आधा। तो 3 एटम आ रहे हैं फेस के सेंटर से और 1 एटम आ रहा है कॉर्नर से। टोटल नंबर ऑफ एटम का जो संख्या हो गया वो 4 के बराबर। इसका मतलब एफसीसी यूनिट सेल में जेड का वैल्यू 4 होता है, बीसीसी में जेड का वैल्यू 2 होता है और जेड का वैल्यू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एक एटम लैटिस पॉइंट पर होता है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कॉर्नर वाला एटम जो होता है 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, फेस के सेंटर वाला जो एटम होता है वो हाफ कंट्रीब्यूट करता है, और बॉडी के सेंटर वाला एटम है तो 100% इसी को कंट्रीब्यूट करता है, और अगर एज के सेंटर पर है तो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल को। तो वहाँ से नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम भी कैलकुलेट करना सीखा था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड का वैल्यू, जिसको नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कहते हैं, 1 के बराबर होता है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जेड का वैल्यू 2 के बराबर होता है, और एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जेड का वैल्यू 4 के बराबर होता है। तो ये जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हम लोगों ने निकालना सीखा, और एक एटम कहाँ पर है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए। बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, जेईई मेंस में और जेईई एडवांस सब में पूछता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही क्वेश्चन पूछता है और बड़ा आसान होता है। इसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हो ही जाता है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सॉलिड है और उसमें 3 तरह के एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है। ए के जो एटम है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है। सपोज करो कि यही क्यूब है और इसमें जो एटम है 3 तरह के, ए वाला एटम कॉर्नर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कॉर्नर पर ए के एटम मौजूद है। बी वाला जो एटम है फेस के सेंटर पर है, ऊपर वाला फेस के सेंटर पर, नीचे वाला फेस के सेंटर पर, लेफ्ट वाला फेस के सेंटर पे, राइट वाला फेस के सेंटर पे, पीछे वाला फेस के सेंटर पे और आगे वाला जो फेस के सेंटर है वहाँ बी के एटम मौजूद है। और सी वाला जो एटम है बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर यह एटम मौजूद है। तो कहता है कि एक सॉलिड है जिसका कि स्ट्रक्चर इस तरह से 3 एटम है, यहाँ एटम मौजूद है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा यदि लैटिस पॉइंट से कोई भी एटम मिसिंग नहीं है? कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कैलकुलेट करना पड़ेगा तीनों तरह के जो एलिमेंट है। एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए का एटम कहाँ पर है? कॉर्नर पर है, 8 एटम। एक एटम कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 करता है। तो ए का नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हुआ 1। बी का एटम कहाँ पर है? फेस के सेंटर पर है। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना आता है फेस से? हाफ आता है। तो बी का नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो हुआ वो 3 के बराबर हुआ। ये सी वाला एटम कहाँ पर है? तो बॉडी के सेंटर पर है। एक ही एटम है और बॉडी के सेंटर वाला एटम कंट्रीब्यूट करता है 100%, यानी सी का एटम कितना हो गया? 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो निकल करके आया इस सॉलिड का वो आया ए का 1 एटम, बी का 3 एटम और सी का 1 एटम। ये एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या? एम्पिरिकल फार्मूला में जो एलिमेंट्स के एटम रहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी एटम्स रहेंगे वो मिनिमम इंटीजर में मौजूद रहेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन अगर हम करें तो दूसरा क्वेश्चन में अगर कहेगा कि जो एक एटम है कॉर्नर से मिसिंग है, एक एटम को यदि हम कॉर्नर से उड़ा दें, 1 एटम, क्वेश्चन का बी पार्ट, 1 एटम is missing from corner। अब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कहता है दूसरे क्वेश्चन में कि एक एटम जो है यूनिट सेल से कॉर्नर वाला मिसिंग है। तो सोच करके बताओ भाई कि कौन सा एटम मिसिंग होगा? ए वाला जो कॉर्नर पर है वो कौन सा है? ए वाला। तो ए वाला एटम एक मिसिंग है। तो ए का नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यदि हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? अब साथ ही कॉर्नर पर तो एटम रह गया, एक तो मिसिंग है, और कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूट कितना करता है? 1/8। तो ए का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हुआ 7/8।
बी वाला पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बी वाला फेस के सेंटर पर था, अभी निकाला था 3 एटम, तो 3 एटम का 3 एटम इफेक्टिव रह गया, और सी वाला 1 एटम का 1 एटम ही इफेक्टिव एटम रह गया। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? तो पहले तो नॉर्मल फार्मूले की बात करते हैं कि ए का कितना एटम आ रहा है, 7/8 आ रहा है, बी का 3 एटम आ रहा है और सी का 1 एटम आ रहा है। लेकिन ये एम्पिरिकल या सिंपलेस्ट फार्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एटम्स होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना चाहिए, मिनिमम इंटीजर में होना चाहिए। तो दिमाग लगाओगे कि अगर 7/8 3 और 1 है तो इसको मिनिमम इंटीजर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम तीनों संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए का नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 7, बी का नंबर ऑफ एटम होगा 8 3 24 और सी का नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 8। ये जो हमने घेर दिया यही कहलाएगा सिंपलेस्ट या एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा। तीसरे क्वेश्चन में अगर कोई कहे कि एक एटम जो है, 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम फेस सेंटर, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें कहता है कि फेस के सेंटर वाला एक एटम गायब है, तो फेस के सेंटर वाला कौन सा एटम है बताओ? फेस के सेंटर वाला एटम है बी। एक बी के एटम को यदि हम गायब कर दें तो क्या ए के एटम पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। ए का नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 1 था, अभी भी 1 ही रहेगा। लेकिन बी वाला एक फेस के सेंटर वाला एटम गायब हो गया ना भाई, तो बी वाला एटम कितना बच गया? बी वाला एटम जो बच गया वो 5 बच गया, 5 सेंटर पर है, फेस के सेंटर पर है। लेकिन कंट्रीब्यूट फेस के सेंटर वाला कितना करता है? आधा करता है। तो बी का एटम कितना हो गया? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 5/2 हो गया। कितना इंटरेस्टिंग है। और सी वाला चूँकि जहाँ था वहीं है, इसका एटम 1 ही रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, पहले तो नॉर्मल फार्मूला लिखेंगे। क्या? ए का 1 एटम है तो बी का 5/2 एटम होगा और सी का 1 एटम होगा। क्या एम्पिरिकल फार्मूला है? नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए जितने भी एटम्स हैं वो मिनिमम इंटीजर में मौजूद होने चाहिए। इसका मतलब क्या? हम किससे गुणा कर दें कि सब मिनिमम इंटीजर हो जाए? इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एटम हो जाएगा A2, बी के एटम हो जाएंगे 5 और सी का एटम हो जाएगा 2। ये जो हमने घेर दिया यही आंसर है, यही सिंपलेस्ट फार्मूला है या एम्पिरिकल फार्मूला है। तो 3 तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। कभी ये भी कह सकता है कि एक लाइन कोई खींचे, जैसे अगर मैं कह दूं कि एक फेस डायगोनल खींचा और फेस डायगोनल से जितने भी एटम थे वो सारे एटम गायब थे। मतलब क्वेश्चन का डी पार्ट कहे एटम्स अलोंग 1 फेस डायगोनल आर मिसिंग। Atoms along 1 face diagonal are missing। तो देख सकते हो भाई, एक यदि हम फेस पर डायगोनल खींचे तो कौन कौन एटम उड़ जाएगा? एक कॉर्नर वाला ए वाला एटम ये उड़ेगा, एक कॉर्नर वाला ए वाला एटम ये उड़ेगा, यानी 2 कॉर्नर से ए वाला एटम उड़ गया। और बी जो एक सेंटर पर, फेस के सेंटर पर था, वो भी एटम क्या हो गया? उड़ गया। इसका मतलब अब जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम है वो कितना होगा? 2 एटम उड़ गया तो 6 कॉर्नर पर ही तो बचे हुए हैं। एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8, तो ये 3/4 हुआ। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो हुआ ए का 3/4। बी वाला जो एटम है, एक एटम उड़ गया फेस के सेंटर से, ये वाला एटम उड़ गया, तो 5 ही सेंटर पर तो मौजूद है अब एटम। 5 सेंटर पे मौजूद है, कंट्रीब्यूशन आता है हाफ, इसका मतलब इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा 5/2। सी वाला एटम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो पहले अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो ए का 3/4 एटम है, बी का 5/2 एटम है और सी का 1 एटम है। क्या एम्पिरिकल या सिंपलेस्ट फार्मूला है? नहीं, मिनिमम इंटीजर में नहीं मौजूद है। ऐसा क्या करें, एटम्स जो नंबर ऑफ एटम्स लिखे हुए हैं, क्या कुछ करें जिससे मल्टीप्लाई कर दें कि सब इंटीजर हो जाए। तो ये 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें 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 तो सब मिनिमम इंटीजर में हो जाएगा। मतलब इसके ए के एटम हो जाएंगे 3, बी के एटम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 5 दूना 10, और सी का जो एटम हो गया वो कितना हो गया? 4। यानी बेसिकली हमने ये जो घेरा यही एम्पिरिकल या सिंपलेस्ट फार्मूला इस केस में हुआ।
तो आज एक हम लोग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देखो भाई, ये बोर्ड के लिए, खासकर बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से आप लोग याद भी कर लेना। यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हमने लिखा है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी से एग्जाम्पल पूछ देता है कि I2 किसका एग्जाम्पल है, CCl4 किसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी से ही लेता है। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल वगैरह लिखा है वो एनसीईआरटी से लिखा है और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसे क्वेश्चन पूछता है। देखो भाई, तो 4 तरह के सॉलिड होते हैं, ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते रहते हो, कुछ तो इसमें से आपको आता भी है, इनऑर्गेनिक में पढ़े होगे। 4 तरह का सॉलिड होता है और उसमें जो पहला तरह का जो सॉलिड है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयोनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड और चौथा है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड से। देखो क्या क्या हमने लिखा है यहाँ पर। कोई भी जो सॉलिड है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या, पहले से ही बता रहा हूँ, जिससे सॉलिड बना हुआ है। जैसे अगर सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो एटम है तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होगा, आयन है तो आयन होगा, वही लिखा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और उस सॉलिड में किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है या किस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके बारे में यहाँ पर हमने इस कॉलम में लिखा है। एग्जाम्पल्स, देखो यही एग्जाम्पल्स पूछता है, जेईई मेंस और एडवांस में भी ये सब एग्जाम्पल पूछते रहता है, पूछ देगा कि I2 किसका एग्जाम्पल है। तो ये सब याद रखना है, बढ़िया से पढ़ करके 2 बार 3 बार लिख करके इसको याद कर लेना। फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर का मतलब क्या, सॉफ्ट है कि हार्ड है, कि अगर उसको हम हथौड़े से मारेंगे तो वो टूट जाता है, ब्रिटल होता है या कैसा होता है कि नहीं, डक्टाइल है, मैलिएबल है, कैसा है, ये सब प्रॉपर्टी सब याद रखनी है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, तो ये आपको बढ़िया से याद कर लेना है। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो सब, पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स होगा, है कि नहीं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड का याद रखना आसान। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो 3 तरह का होता है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नाम में देखो फिर से अर्थ छुपा हुआ है। नॉन पोलर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि पोलरिटी नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन हो गया, CCl4 हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया, ये सब नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। नॉन पोलर यानी इसमें पोलरिटी नहीं है कि नहीं, यानी कि म्यू का वैल्यू 0 होगा। म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, म्यू का वैल्यू 0। तो ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर का देखो यहाँ पर MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया है, ये भी याद कर लेना। वी लो, वेरी लो, वी का मतलब वेरी, स्पेस कम था इसलिए वी लिखा, वी का मतलब क्या, वेरी वेरी लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है और इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में है या बॉन्डिंग जो है वो कैसा है, डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस, है कि नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ना डिस्पर्सन या लंडन फोर्स पाया जाता है। ये सब इनऑर्गेनिक में खूब आप लोग पढ़े होंगे भाई। एग्जाम्पल दे दिया, आर्गन है, CCl4 है, H2 है, I2 है, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, मॉलिक्यूलर का। और उसमें भी नॉन पोलर, ये सब जो है ना नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। ये जहाँ तक जो लिखा वो एग्जाम्पल है किसका, नॉन पोलर का। फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता, याद कर लेना। और इंसुलेटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दूसरा है पोलर। पोलर का मतलब क्या, म्यू का कुछ वैल्यू होगा, पोलरिटी होगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल के बीच में होगा और कुछ इस तरह से होगा कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। इनऑर्गेनिक में खूब पढ़ते हो म्यू का वैल्यू, है कि नहीं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो। तो ये सब्सटेंस पोलर होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट दे दिया कि लो होता है। पोलर में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, इंटर का मतलब इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, यहाँ पर म्यू का वैल्यू होगा। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, जैसे HCl है ना पोलर यार, SO2 है ना पोलर, तो HCl और SO2 ये पोलर का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा बढ़िया से एग्जाम्पल याद कर लेना, एक इसका पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। सॉफ्ट होता है और ये भी इंसुलेटर होता है। तीसरा जो हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके कि मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो ना आइस, वाटर जो है सॉलिड का फॉर्म में है तो आइस कहते हैं ना। तो आइस में H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ते हैं
तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा अट्रैक्टिव फोर्स, और इसका एग्जांपल हो गया आइस वाटर H2O, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल आइस, ये हार्ड होता है और ये भी इंसुलेटर। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अगर पूछ दे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि इंसुलेटर होते हैं, तो ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दूसरा तरह का जो सॉलिड है आयोनिक सॉलिड, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। आयोनिक सॉलिड यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसका क्या होगा, आयंस होगा। एक कैटायन होगा, दूसरा एनायन होगा। तो आयोनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस है, जैसे कि NaCl, Na+ और Cl-। ये NaCl का स्ट्रक्चर, ये सब जो है ना, सीजियम क्लोराइड का जो आयोनिक सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आयोनिक सॉलिड उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होता है, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कुलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जैसे Na+ है और Cl- है। तो Na+ पॉजिटिव है, Cl- नेगेटिव है, तो Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा किस तरह का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कुलम्बिक फोर्स के नाम से ही पुकारते हैं, कुलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल NaCl, MgO, ZnS, CF2, ये सब हम लोग पढ़ने वाले। हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। जैसे NaCl ना हार्ड तो होता ही होता है, और NaCl का अगर तुम गोला लो, ढेला लो और उसको ज़मीन पर पटको या हथौड़े से मारो तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, ब्रिटल, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं, तो ब्रिटल होता है कि नहीं। और इसमें ध्यान रखना, आयोनिक सॉलिड जो होते हैं ना, आयोनिक सॉलिड अगर सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में है या एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी ऐसे जगह पर डाल दिया जिसमें कि सॉल्वेंट पानी है, जैसे NaCl सॉलिड लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इंसुलेटर है। लेकिन वही NaCl को पिघला दो, प्योर लिक्विड बना दो, यानी मोल्टन कर दो, तो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और अगर पानी में डाल दो तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल देखो ध्यान से, क्या कहता है, इंसुलेटर है कहाँ पर, सॉलिड स्टेट में, लेकिन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या, उसी आयोनिक सॉलिड का लिक्विड फॉर्म, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डालने पर भी आयंस में टूटेगा और आयंस के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो याद रखना आयोनिक सॉलिड है कि नहीं। और आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगला है मेटेलिक सॉलिड, नाम ही है मेटेलिक, मेटल होगा भाई। मेटेलिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, फेयरली है, ये भी याद कर लेना। और इसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखो लिखा है, पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस इन सी यानी समुद्र में, किसके समुद्र में, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में पॉजिटिव आयंस रहता है, ये उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। मेटालिक बॉन्डिंग होता है इसमें, है कि नहीं। और मेटल्स जितने होते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब एग्जाम्पल है मेटालिक सॉलिड्स का। हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या, जैसे सपोज कर लो यही तुम्हारे पास, मान लो ये आयरन का बना हुआ है कि नहीं, या किसी भी मेटल का, हमने कह दिया आयरन है, कॉपर है, कोई भी मान लो कॉपर ही है, तो इसको हम पीट करके ना शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले शीट में, तो मेलिएबल होता है। डक्टाइल का मतलब बहुत पतले तार बना सकते हैं, जब कॉपर का वायर होता है ना, बहुत पतले तार में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है डक्टाइल है। तो मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कोई भी मेटालिक सॉलिड्स है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, चाहे अपने मोल्टन स्टेट में हो या प्योर सॉलिड स्टेट में हो, है कि नहीं। सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर है। और मोल्टन स्टेट यानी प्योर लिक्विड स्टेट में भी अगर उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, नाम में अर्थ छुपा हुआ है। अरे कॉमन सेंस से मेटल है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सबको पता है। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इससे भी एग्जाम्पल बहुत पूछता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी वेरी हाई। कोवलेंट या इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से पुकारते हैं। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होता है, और बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स जो है कोवलेंट बॉन्डिंग होता है। जैसे कि हमने कह दिया एल्युमिनियम नाइट्राइड है, SiO2 है, जिसको हम लोग SiO2 है ना, क्वार्ट्ज सिलिका, SiC सिलिकॉन कार्बाइड है, कार्बन देखो C लिखा कार्बन, और Di का मतलब है डायमंड, तो कार्बन डायमंड है। और AlN है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। और कार्बन ग्रेफाइट देखो, कार्बन ग्रेफाइट भी और कार्बन डायमंड भी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ध्यान देना। बाकी जो SiO2 सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, जो ये सब जो तुम्हारे पास कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स का एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है, वो इंसुलेटर्स है। यानी कोवलेंट सॉलिड में कार्बन ग्रेफाइट ही एक एक्सेप्शन है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछता भी है।
और बाकी जितने कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं या नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और वो है कार्बन ग्रेफाइट। याद कर लेना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कार्बन ग्रेफाइट। और देखो कार्बन जो ग्रेफाइट है यही एक सिर्फ सॉफ्ट है, बाकी जितने भी एग्जाम्पल है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड का ना वो हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट सॉलिड का वेरी हाई होता है। तो इस तरह से आपको बढ़िया से इसको पढ़ करके बार बार और एग्जाम्पल सबको याद कर लेना है। सब एग्जाम्पल पूछता है कि SO2 HCl किसका एग्जाम्पल है, आइस किसका एग्जाम्पल है, आयरन किसका एग्जाम्पल है, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है। तो ये सब बोर्ड के लिए खास करके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बढ़िया से याद कर लेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड देयर वेरिएशंस। देखो भाई, ये जो टॉपिक है हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट की बात करो, जेईई मेंस एडवांस की बात करो या बोर्ड की बात करो, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जेईई एडवांस में भी इससे क्वेश्चन पूछते ही रहा है, तो बढ़िया से इसको याद कर लोगे। हम लोगों ने एक जगह पढ़ा था कि 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। देखोगे सब ध्यान से। तो क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं तो ये 7 तरह का होता है। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उसके वेरिएशन का मतलब क्या, उसका जो यूनिट सेल होगा और उन्हीं यूनिट सेल और इन वेरिएशंस को लेकर के क्रिस्टल सिस्टम और उनके वेरिएशंस को लेकर के 14 तरह का लैटिसेस जनरेट हो सकता है, ब्रेवाइस लैटिसेस। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखो सब ध्यान से। तो पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक। पहले कॉलम में हमने क्रिस्टल सिस्टम्स रखा है, 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक एंड द लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है और सबका वेरिएशन क्या हो सकता है। वेरिएशन जो हम लोग यूनिट सेल पढ़े थे, प्रिमिटिव पढ़े थे और सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़े थे। सेंटर्ड में 3 तरह का, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो उन्हीं 4 तरह का यूनिट सेल किन किन में पाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्यूबिक है ना, क्यूबिक का मतलब क्या, जिसमें कि सारे साइड लाइन बराबर होते हैं। A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। याद है ना, क्यूबिक डिटेल में पढ़े थे। तो पहला जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है इसमें जो पॉसिबल वेरिएशंस है यानी यूनिट से जो पाए जाते हैं इसके 3 तरह का, एक प्रिमिटिव होगा, एक बॉडी सेंटर्ड जिसको हम BC कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड को BC भी कहेंगे, फेस सेंटर्ड को FC भी कहेंगे। FC का मतलब क्या, फेस सेंटर्ड। देखो बाद में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे FC मतलब फेस सेंटर्ड। यानी कोई पूछे, ऐसा पूछता है एग्जाम में कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने तरह का यूनिट सेल का वेरिएशन है, तो 3 तरह का। प्रिमिटिव याद है, सिर्फ कॉर्नर पर एटम रहता है। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में भी रहता है, फेस सेंटर में कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर भी एटम रहता है। तो 3 तरह का वेरिएशन है क्यूबिक में। और एज लेंथ, क्यूबिक का तो बढ़िया से तुमको पता है, A = B = C, यानी सारे साइड लेंथ बराबर होते हैं, एज लेंथ बराबर होते हैं, साइड का हो एज का हो सब बात बराबर है। A = B = C और सारे एंगल बराबर और 90 डिग्री के बराबर। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। है ना, बढ़िया सिखाया था। मान लो ये कमरा तुम्हारा क्यूब है तो A = B = C और सारे एज के बीच का एंगल भी अल्फा = बीटा = गामा बराबर, और वो कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सब बढ़िया से आपने पढ़ा है। ये सब एग्जाम्पल्स है, NCERT से एग्जाम्पल हमने लिखा है, बढ़िया से याद कर लेना। इन्हीं एग्जाम्पल्स को पूछता है। NaCl, जिंक ब्लेंड हो गया, कॉपर है, ये सब क्यूबिक का एग्जाम्पल है। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में 2 ही वेरिएशन है, एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर। ऐसे पूछ देगा कि टेट्रागोनल में कितने यूनिट सेल पाए जाते हैं, कितने वेरिएशन है, तो 2 ही तरह का, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। इसमें A = B बट नॉट इक्वल टू C। देखो भाई, क्यूबिक में सब बराबर था, टेट्रागोनल में 2 साइड बराबर है और तीसरा साइड बराबर नहीं है। मान लो कि एक कमरा है जिसमें कि नीचे वाला साइड A और ये B दोनों बराबर है, लेकिन ये C जो है A और B से डिफरेंट है, तो किसके लिए है, टेट्रागोनल के लिए। एज लेंथ याद रखना, लेकिन एंगल सारे बराबर 90 डिग्री के बराबर। एक सब एग्जाम्पल है, वाइस्टीन हो गया, SnO2, TiO2 एटसेट्रा। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि सब पाया जाता है, जो भी आपने यूनिट सेल पढ़ा था, प्रिमिटिव और सेंट्रल यूनिट सेल का 3 वेरिएशन,
बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, चारों पाया जाता है। ऐसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि सबसे ज़्यादा यूनिट सेल पाए जाते हैं, तो वह ऑर्थोरोम्बिक, चारों पाया जाता है। प्रिमिटिव, बीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड, फेस, एफसी का मतलब फेस सेंटर्ड, और इसी का मतलब एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या होता है, ध्यान से देखो, एंड सेंटर्ड हम यहीं पे बता दे रहे हैं। एंड सेंटर्ड जो होता है वो एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर पर एटम तो होता ही होता है, ध्यान सुनोगे, कॉर्नर पर एटम तो होता ही होता है, और किसी दो फेस के अपोजिट सेंटर पर किसी, देखो भाई, मान लो कि ये तुम्हारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो कहाँ कहाँ एटम होगा, एटम कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, और किसी दो फेस, अपोजिट फेस, किसी भी दो अपोजिट फेस, मान लो अगर ये फेस है तो सामने वाला फेस के बिल्कुल फेस के सेंटर पर एटम होता है, और किसी भी फेस पर नहीं, कोई भी दो अपोजिट फेस, अगर ऊपर वाला फेस लिया तो नीचे वाला फेस, तो ऊपर वाला फेस के सेंटर पर तो नीचे वाला फेस के सेंटर पर, बाकी किसी भी फेस के सेंटर पर एटम नहीं होगा, तो उसको कहते हैं एंड सेंटर्ड। क्या पुकारते हैं, एंड सेंटर्ड। देखो फेस सेंटर्ड में जितने भी फेस था सबके सेंटर पर था, लेकिन एंड सेंटर नाम ही बता रहा है कि एंड सेंटर में कोई दो अपोजिट फेस के सेंटर पर ही एटम होगा, और किसी भी फेस के सेंटर पर एटम नहीं होगा, कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर के अलावा किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर यदि एटम है तो उसको कहते हैं एंड सेंटर्ड। क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड। लेकिन एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में वेरिएशन नहीं है। एंड सेंटर्ड कहाँ मिल रहा है, ऑर्थोरोम्बिक में, है ना। तो याद रखना एंड सेंटर्ड में क्या होता है, ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया। जब बीसीसी एफसीसी बता रहे थे तो वहाँ पर नहीं बताया था, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एंड सेंटर्ड में एटम कॉर्नर के अलावा किसी दो फेस के आमने सामने वाला अपोजिट फेस, किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर एटम रहता है, और भी किसी फेस पर नहीं रहता। अगर दाएं वाला चूज करोगे तो बाएं वाला फेस के सेंटर पर, आमने सामने वाला फेस के सेंटर पर एटम रहता है, कॉर्नर एटम्स के अलावा। तो इसमें चारों होता है, ऑर्थोरोम्बिक में चारों, यही सम्राट है। देखो और किसी में चारों नहीं है, और इसमें कोई भी जो साइड है बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू, ये क्यूबाइड यार, ये कमरा नॉर्मल जो कमरा जिस क्लासरूम में तुम पढ़ते हो ना, ए बी के बराबर नहीं होता, बी सी के बराबर नहीं होता, यानी कोई भी साइड बराबर नहीं होते, और सारे एंगल 90 डिग्री होता है। ऑर्थोरोम्बिक में याद रखना, आपने कमरे को याद रखना, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट सारे एंगल कितना, 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, सारे एंगल बराबर, और कितना डिग्री, 90 डिग्री। एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, सल्फर वाला वेराइटी को रोम्बिक कहते इसलिए है क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक इसका क्रिस्टल सिस्टम है। KNO3 हो गया, BSO4 हो गया, सब एग्जाम्पल है, याद कर लेना। हेक्सागोनल, ये काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हेक्सागोनल प्रिमिटिव, एक ही यूनिट सेल पाता है प्रिमिटिव। ऐसे भी पूछता है कि ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि सिर्फ प्रिमिटिव पाया जाता है, सिर्फ प्रिमिटिव पाया जाता है, तो हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल कहते हैं, और ट्राइक्लिनिक। 3 ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि सिर्फ प्रिमिटिव और प्रिमिटिव ही पाया जाता है, यानी सिर्फ प्रिमिटिव। एक ही क्रिस्टल सिस्टम, एक ही तुम्हारे पास वेरिएशन है, एक ही है, प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। तो ऐसे पूछता है कि ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि एक ही वेरिएशन है, एक ही यूनिट सेल है, तो कितने हैं, हेक्सागोनल 1, रोम्बोहेड्रल 2 और ट्राइक्लिनिक, यानी 3 तरह का, 1 2 3। तो चलो भाई, हेक्सागोनल में प्रिमिटिव है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे वाला साइड दोनों बराबर होता है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। नीचे वाले जो एंगल अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री, लेकिन गामा, ये वाला जो एंगल होता है नीचे दो एज के बीच में, वो 120 डिग्री के बराबर। दो एंगल 90 डिग्री और एक एंगल गामा जो है 120 डिग्री। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना हेक्सागोनल, हाइट वगैरह भी सब निकालेंगे तो ये पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जेडेनो, सीडियस एटसेट्रा। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसमें भी सिर्फ देखो एक ही वेरिएशन है, एक ही यूनिट सेल है, वो प्रिमिटिव। इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखो सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आसान भी है, डिफिकल्ट नहीं है। रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो सब साइड बराबर है, लेकिन एंगल कोई भी बराबर नहीं और 90 डिग्री के बराबर नहीं। देखो एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, सारे एंगल बराबर है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं। सारे एंगल बराबर लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं, ऐसे याद रखते हैं। यानी देखो सारे एज तो बराबर है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन सारे एंगल भी बराबर है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को नाम से पुकारते हैं रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइड भी कहते हैं, HGS, सिनाबार भी कहते हैं इसको, HGS।
मोनोक्लिनिक, इसमें प्रिमिटिव है, एंड सेंटर्ड, अभी सिखाया था एंड सेंटर्ड, इसी का मतलब क्या, एंड सेंटर्ड। दो वेरिएशन है, इसमें कोई भी एज बराबर नहीं है, दो एंगल अल्फा और गामा 90 डिग्री है, बीटा 120 डिग्री बस नहीं होना चाहिए, कुछ भी दूसरा हो सकता है। जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर का एक वेराइटी मोनोक्लिनिक है, उसका नाम मोनोक्लिनिक इसीलिए पड़ा क्योंकि उसका जो वेराइटी है क्रिस्टल सिस्टम मोनोक्लिनिक होता है। और ये देखो Na2SO4.10H2 इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक का। ट्राइक्लिनिक, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ऐसे भी पूछता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम बताओ, तो मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक, सब बराबर सब बराबर, ये मोस्ट सिमेट्रिकल हुआ। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम बताओ, तो वो क्या है, ट्राइक्लिनिक। इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, इसमें भी एक ही वेरिएशन है, वो प्रिमिटिव है, और कुछ भी बराबर नहीं। A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, कोई भी एंगल बराबर, और 90 डिग्री के बराबर भी कोई एंगल नहीं है। ऐसे याद रखोगे, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, दिस ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। और ये क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल, सिमेट्री है ना, मोस्ट सिमेट्रिकल, सब चीज बराबर है। तो इस तरह से इसको 2 बार 4 बार 5 बार याद कर लेना, लिख लिख करके। पूछता कैसे है, पूछ देगा कि क्यूबिक में क्या A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, तो इसे अब याद रखना पड़ेगा। पूछ देगा तुमको कि रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल में क्या अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, बराबर होता है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, पॉसिबल जो वेरिएशन है यूनिट सेल किस क्रिस्टल सिस्टम में सब ज़्यादा होता है, तो ऑर्थोरोम्बिक में, चारों, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ऐसे पूछेगा कि कितने क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि एक ही वेरिएशन है, तो 3 है। कौन कौन है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, और ट्राइक्लिनिक है जिसमें कि एक एक ही वेरिएशन। ऐसे पूछ देगा कि ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि 2 ही वेरिएशन है, तो 2 वेरिएशन वाला टेट्रागोनल, 2 वेरिएशन वाला मोनोक्लिनिक, है ना, तो 1 हो गया और 1 2 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पूरा बढ़िया से आपको याद है तो आप आंसर दे सकते हैं।